फ्रेंड्स, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक कंप्लीट बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। आईटीआई थ्योरी होगी, निम्मी पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, और जो भी यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी अभी आ रही हुई है, जो फिर जिसकी एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दिया गया है, उसकी भी बात करेंगे। यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी आई हुई है जो जुलाई में लगेगी अपना फॉर्म। JVVNL की वैकेंसी आपकी पास हो चुकी है बजट में, तो उसकी भी वैकेंसी अतिशीघ्र आने वाली है। ठीक है दोस्तों, हम आज से पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक एंड करेंगे इसको। तो जो चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर का नाम रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सेफ्टी मेजर्स। ट्रेड के बारे में परिचय और सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा सावधानियां, कि जो अपना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है आईटीआई से संबंधित, उसके बारे में क्या क्या मेरे को नॉलेज होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, इस चीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड का आता है कि आईटीआई जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हमको क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जो क्राइटेरिया है, क्षेत्र है, वो कितना होता है, जो सरकारी रोजगार है या फिर स्वरोजगार से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे कि एक अच्छा जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो किसे कहते हैं। भाई विभिन्न प्रकार, आज का जो युग चल रहा है वो क्या है? एक टेक्निकल युग है, कल पुर्जों का युग है, जिसमें मशीनों को महत्व दिया जा रहा है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें यूज में ली जा रही हैं, तो मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है। मशीनों का उपयोग बढ़ेगा तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भाई मैकेनिकल एनर्जी मेरे को मशीनों को देना है, तो मैकेनिकल एनर्जी मशीनों को देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पावर की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर जिसको मैं बोल सकता हूँ वैद्युतिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो ये वैद्युतिक शक्ति है, इसको नियंत्रित करने के लिए मेरे को एक कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुशल कारीगर कहाँ से आएगा? आईटीआई करके आएगा या फिर अपना टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित होगा। तो बात किसकी कर रहे हैं भाई? आवश्यकता किसकी हो गई मेरे पास? एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हो गई। किसको चलाने के लिए? मशीनों को चलाने के लिए। तो हम कह सकते हैं सीधे तौर पर कि आज के युग में जो कलयुग है या फिर कल पुर्जों का युग है, जिसमें मशीनों का महत्व बढ़ रहा है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे भाई ट्रेड के बारे में। तो मैंने जान लिया, अब इस ट्रेड का उपयोग क्या क्या होता है, ये इलेक्ट्रीशियन होता है, ये कहाँ कहाँ कार्य करेगा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, रोजगार से संबंधित क्या होगा। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे इसके क्राइटेरिया की, जो इसकी लिमिटेशन होगी वो क्या होगी। भाई पहली चीज कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो अपने वैद्युतिक वायरिंग कर सकता है, घरों की भी कर सकता है, औद्योगिक क्षेत्रों की भी कर सकता है। सेकंड बात करें अपन, वो किसी भी प्रकार की मशीनरी को वाइंडिंग या रिवाइंडिंग कर सकता है। ठीक है, रिवाइंडिंग का मतलब होता है जलने के बाद में दोबारा से वाइंडिंग करना। तीसरी चीज की मैं बात करूं, विभिन्न प्रकार के होटल वगैरह हो गए, शोरूम हो गए, या फिर बोल सकते हैं मॉल्स हो गए, सिनेमा घर हो गए, इनमें भी अपने को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होगी। ये तो इसका था लिमिटेड क्षेत्र। भाई अपन बात करें गवर्नमेंट रोजगार की, तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया प्राइवेट सेक्टर में, ये यूपीपीसीएल हो गया, ठीक है, लाइनमैन की हो गई, अपने टेक्निकल हेल्पर की हो गई, या फिर अपन इसरो में बात कर ले, DRDO में बात कर लें। इन सभी में क्या कर सकते हैं अपन? रोजगार या गवर्नमेंट जो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में किसकी बात करेंगे? भाई ट्रेड के बारे में परिचय हो गया। नेक्स्ट आता है सेफ्टी मेजर, सुरक्षा सावधानियां, कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन विद्युत से संबंधित कुछ नियम पता होने चाहिए। जैसे क्या क्या नियम होते हैं भाई? विद्युत के संबंधित नियम क्या क्या होंगे? अपन कोई वाइंडिंग कर रहे हैं, रिवाइंडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा उसका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर उसके बारे में प्रमाण पत्र मेरे पास होना चाहिए, तभी तो मैं रिवाइंडिंग वाइंडिंग कर सकता हूँ। दूसरा, मेरे पास उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। मैं कोई भी मान्यता प्राप्त जो औद्योगिक क्षेत्र है, प्रशिक्षण क्षेत्र है, उससे क्या करूँ? मैं एक मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त करूँ। ठीक है, अब मैंने ये भी प्राप्त कर लिया। अब मेरे को सेफ्टी मेजर्स चाहिए कि सुरक्षा सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए
भाई अपन मुख्य रूप से 4-5 सुरक्षा सावधानियां पढ़ेंगे, फिर आगे जो चैप्टर आएगा सुरक्षा सावधानियों को उसमें खुल करके बात करेंगे, जो टूल्स वगैरह आएगा उसमें भी बात करेंगे क्या क्या होता है। 1 नंबर की बात करें, जैसे सावधानियां क्या हो गई कि जो भी अपन को उपकरण यूज में लेना है, जिसको अपन उपकरण बोल दिया या फिर मैंने क्या बोल दिया, औजार बोल दिया, जो भी मैं औजार यूज में लूंगा वो क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, उसके ऊपर पीवीसी या फिर वार्निश युक्त वो होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में बात करूंगा, क्या बात करूंगा कि जैसे मेरे को विद्युत का इंस्टॉलेशन करना है, वैद्युतिक भवनों की मेरे को वायरिंग करनी है, तो उसमें क्या चाहिए, मेरे को उचित नॉलेज होनी चाहिए, किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में, तार के बारे में, कि भाई लोड की कैपेसिटी कितनी होगी, मेरे को फैन के लिए कितने एमएम का तार चाहिए, मेरे को लैंप के लिए कितने का चाहिए, विद्युत मोटर के लिए कितने वायर का, जो लोड का वायर चाहिए, जिसकी साइज कितनी होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रीशियन है, एक अच्छा गवर्नमेंट कर्मी है, उसको किसके ऊपर चढ़ना है, पोल के ऊपर उसको काम करना है, तो पोल के ऊपर वो काम करेगा तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके पास एक होना चाहिए सुरक्षा बेल्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं जो अपन कमर बेल्ट यूज लेते हैं उसको बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या होना चाहिए, जैसे मैं पोल के ऊपर काम कर रहा हूं, सीडी को पकड़ने के लिए काम करूंगा, तो जो सीडी होती है उस सीडी को पकड़ने के लिए एक अलग से किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, एक अलग से व्यक्ति की मेरे को आवश्यकता होना चाहिए। और मैं बात करूं नंबर 4 की, तो जो भी अपने पास फ्यूज होगा, आप बोलते हो ना फ्यूज, पढ़ा होगा आपने, जो फ्यूज होगा वो फ्यूज हमेशा किस में लगाया जाएगा, फ्यूज को हमेशा फेज वायर में ही क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल को हमेशा क्या करना चाहिए, अर्थ से संयोजित रखना चाहिए। ये सभी चीजें मेरे को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, मानक और मानकीकरण, पढ़ा होगा ना, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन। तो मानक और मानकीकरण, भाई यहां पर तो क्या होता है, 2 प्रकार के बाजार होते हैं अपने पास, एक होगा राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, दोनों स्तरों की बात करेंगे। एक ही वस्तु है मेरे पास, जैसे क्या है, मेरे को लंबाई को मापना है, किसको मापना है, लंबाई को मापना है, या फिर मेरे को क्या मापना है, किसी चीज का वजन करना है, किसी चीज का वजन करना है, या फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रकाश की तीव्रता मापनी हो, प्रकाश कितना वेग से आ रहा है, इन सभी चीजों का मापन करना है, मेजर करना है इन सभी चीजों को। तो कैसे करेंगे भाई, उसका स्तर तो पूरे विश्व में सेम होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो इस चीज के लिए किसकी स्थापना कर दी गई, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर किसकी स्थापना कर दी मैंने, मानकीकरण के, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को स्थापित कर दिया इस चीज के लिए, कि भाई लंबाई की मात्रा यहां पर भी सेम और विदेशों में भी सेम हो, वजन जो होगा यहां पर भी सेम हो, विदेशों में भी सेम हो, राष्ट्रीय स्तर पर भी सेम हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेम होना चाहिए इन सभी चीजों का। इसीलिए मैंने किसकी स्थापना कर दी, इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना कर दी गई। अब इसकी स्थापना होने के बाद में इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, यह विभिन्न प्रकार के मापन, ठीक है, उत्पाद, वजन, इनसे संबंधित क्या करता है, मात्राओं को, उसके सीमाओं को क्या करता है, निश्चित करने का काम करता है। जैसे क्या काम करेगा भाई, लंबाई को मेजर करना है, लंबाई को मापना है, तो लंबाई को किस में मापेंगे, या तो अपन मापेंगे मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में, या फिर किस में मापेंगे अपन, एमएम में। इन चीजों में मापते हैं ना लंबाई को। तो ये क्या कर दिया, एक फिक्स क्राइटेरिया कर दिया, राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। इसी प्रकार से वजन को मापना है, मेरे को किसी भी चीज का तोल करना है, तो तोल कैसे करेंगे भाई, किलोग्राम में कर दिया मैंने, ग्राम में कर दिया, तो इन सभी चीजों में मैं तोल कर सकता हूं, दोनों की मात्रा क्या हो गई, सेम हो गई। अब आप सभी लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ये मात्राएं फिक्स कौन करता है, राष्ट्रीय स्तर पे कौन करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है। तो देखिए अपन बात करेंगे सबसे पहले भारत की। तो भारत में एक प्रणाली चलती है, आप सभी ने देखा भी होगा, जैसे आप कोई भी मार्केट से नया उपकरण खरीद के लेके आते हो, जैसे लैंप हो गया, पंखा हो गया, कूलर, टीवी हो गई, इन सभी चीजों के ऊपर आपने एक मार्का देखा होगा, ISI, इस प्रकार का मार्का देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा BIS,
इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडिया में उत्पादित हुई सामग्रियों की जो मात्रा है, मापन है, वो किस पे किया जाता है? बीएसआई से किया जाता है या फिर आईएसआई से किया जाता है। जो बीएसआई होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं जीओएसटी, कई जगह यदि आपने देखा हो तो जीओएसटी और लिखा आता है। इसको किसके ऊपर रूप में निरूपित करते हैं अपन? रूस। जो रूस में वस्तुओं का मापन होता है या फिर अपन मानक और मानकीकरण की बात करें तो रूस की प्रणाली क्या चलेगी? उसमें गोष्ठ चलेगी। इसी प्रकार से एएसए की बात करें तो एएसए किसकी प्रणाली होगी? यहां से अमेरिका की होगी। किसकी होगी? अमेरिका की। यदि अब बात करें जेआईपी की बात करें या फिर जेआईएस की बात करें अपन तो क्या आ जाएगा? ये जापान की प्रणाली हो गई। तो इस प्रकार से मानक और मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानकीकरण का संगठन को स्थापित किया गया, जिसमें इन सभी चीजों को क्या कर दिया गया? नियत कर दिया गया कि भाई अमेरिका में इस प्रणाली से जो भी तोल भाव किया जाएगा या फिर मात्रा निर्धारित की जाएगी, किसी भी चीज की इकाइयां निर्धारित की जाएंगी, वो किससे की जाएंगी? एएसए से की जाएंगी। भारत की बात करें किससे की जाएंगी? बीआईएस से की जाएंगी। यदि रूस की बात करें तो किससे की जाएंगी? गोष्ठ से की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें सेफ्टी प्रैक्टिस के बारे में, सुरक्षा अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। भाई दुर्घटना है, दुर्घटना ऐसा तो है नहीं कि अपने को निमंत्रण दे के आती है। दुर्घटना कैसे आती है? दुर्घटना एक ऐसा स्वरूप है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ क्या हो सकती है? घट सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दुर्घटना पहले अपने को निमंत्रण देंगी उसके बाद में अपन उसके पास जाएंगे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। कैसा होता है भाई? कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ घटित हो सकती है और जिसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस चीज की प्रैक्टिस के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए क्या बनाए गए हैं? सेफ्टी साइंस को बनाया गया है। ठीक है, किसको बनाया गया? सेफ्टी सिंक्स को बनाया गया है। जो सुरक्षा चिन्ह बनाए गए, कौन से चिन्ह बनाए गए? सुरक्षा चिन्ह बनाए गए। ये सुरक्षा चिन्ह या फिर मैं बात करूं इनकी जो सुरक्षा चिन्ह है, ये कहीं भी यातायात व्यवस्था में या फिर किसी भी जगह पर मेरे को देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कौन कौन से सुरक्षा चिन्ह होते हैं, इन्हें कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो सुरक्षा चिन्ह को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? पहली मैं बात करूं तो क्या होगा? निषेधात्मक। कौन सा चिन्ह? निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, सेकंड बात करूं तो क्या आ जाएगा? सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह हो गया। थर्ड जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा? आवश्यक चिन्ह। और नेक्स्ट की बात करूं 4 नंबर की, भाई निषेधात्मक भी हो गया, सूचनात्मक भी हो गया और आवश्यक चिन्ह भी हो गया। नेक्स्ट की जो बात करूंगा मैं वो क्या होगा मेरे पास? सावधानी चिन्ह हो जाएगा। कौन सा चिन्ह हो जाएगा? सावधानी चिन्ह हो जाएगा। अब जो मैं बात करूंगा इन चारों सुरक्षात्मक चिन्हों की एक साथ बात करूंगा संपूर्ण डिटेल में। किस किस में? भाई जैसे इसकी आकृति कैसी होती है। ठीक है, आकृति के बारे में पढ़ेंगे। फिर आकृति का जो रंग होगा वो किस प्रकार का होता है, आकृति के जो पृष्ठ होगा वो किस प्रकार का होता है, किस चीज के बारे में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस चीज के बारे में ये अपने को दिशा निर्देश देते हैं, या फिर क्या क्या इससे बचने के लिए उपाय किया जाना चाहिए। इन सभी चीजों की एक साथ बात करेंगे डायग्राम में। चारों सुरक्षा चिन्हों की अपन तुलना करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चारों। देखिए दोस्तों हम बात करेंगे अब सेफ्टी साइंस की। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही इस चीजों को मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह बताए थे मैंने, निषेधात्मक, आवश्यक चिन्ह, सावधानी चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। तो अपन बात करते हैं पहले सुरक्षा चिन्ह की। कौन सा है? निषेधात्मक चिन्ह। ये आपको एक आकृति दिख रही होगी और कई जगह आपने इस चीज को देखा भी होगा। कहाँ कहाँ पर? जैसे आप किसी भी कंपनियों में या फैक्ट्रियों में गए होंगे वहां देखा होगा, या फिर गाड़ियों में आपने देखा होगा। इस चीज का मतलब क्या है? ये आपको एक वर्गाकार की तो आकृति, वो सॉरी किसकी, गोलाकार तो आपको आकृति दिख रही है, ठीक है, वर्त के समान, और इसके बीच में एक क्रॉस का निशान दिख रहा है, और आपको नेक्स्ट जो दिख रही है यहाँ पर जो दिख रही है ये एक सिगरेट का सिंबल दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आकृति है किस चीज की? निषेधात्मक चिन्ह। नाम से आपको पता लग रहा है निषेधात्मक का मतलब क्या होता है? किसी भी
चीज का निषेध करना, उसको वर्जित करना, उस चीज की मनाही करना कि भाई यहाँ पर धूम्रपान करना क्या है, मनाही है। अब बात करेंगे इसकी आकृति के बारे में। तो आकृति कैसी होती है? गोलाकार निषेधात्मक चिन्ह की आकृति होती है। यदि बात करें इसके रंग की, तो रंग किस प्रकार का होता है? सफेद पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह। पृष्ठभूमि क्या होती है? इस वर्ग के अंदर आपको जो भी दिखाई दे रहा है, इस वर्ग के अंदर जैसे ये सफेद चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो आकृति क्या होगी इस चीज की? सफेद चिन्ह होगा, सफेद रंग होगा। ठीक है, ये जो रंग होगा, इसका जो बॉर्डर होगा, ये तो काले रंग का बॉर्डर होगा। बॉर्डर तो कौन सा होगा? काले रंग का। प्लस में जो इसका पृष्ठ होगा, जो इसका तल होगा, वो कैसा होगा? सफेद कलर में होगा। और जो क्रॉस पट्टी होगी, ये भी किस रंग की होगी? काले रंग की होगी। ये जो अपना सिगरेट वगैरह है, ये भी किस रंग की होगी? काले रंग की पट्टी होगी। तो रंग कैसा हो गया? सफेद पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह हो गया। इस चीज का अर्थ क्या होता है? मैंने ये आकृति तो बना दी, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब यहां पर धूम्रपान की मनाही है। और भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा सिंबल बना दूं, ये मेरे पास क्या हो गया? गोलाकार हो गया। इसके अंदर मैंने क्या किया? इस प्रकार से मैंने कुछ सिंबल बना दिया, या फिर एक पॉइंट लगाया, इसके चारों तरफ मैंने ये बना दिया। इसका मतलब होता है लेजर बीम, कि यहां पर लेजर बीम का क्या होता है? मनाही होती है। यहां पर आप लेजर बीम को यूज नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे इसका उदाहरण की। भाई धूम्रपान की मनाही है, धूम्रपान अपने को नहीं करना चाहिए। सेकंड बात करते हैं आवश्यक चिन्ह की। आवश्यक चिन्ह कितने हो गए? ये मेरे पास आवश्यक चिन्ह की आकृति हो गई। इसकी आकृति किस रंग में होगी? आकृति जो होगी वो गोलाकार होगी। ठीक है, रंग क्या होगा? नीली पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह। अब जो इसका ये पृष्ठ होगा, ये जो मेरे को पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ कैसा होगा? नीले रंग का पृष्ठ होगा। ठीक है, तल इसका नीले रंग का होगा, जबकि सफेद चिन्ह होगा। जो ये चिन्ह मैं बनाऊंगा, या फिर अपन जो भी दस्ताने पहनो, हेलमेट पहनो, चश्मा लगाओ, इस चीज का जो भी सिंबल मैं बनाऊंगा, ये किस कलर में होगा? सफेद कलर में होगा। ठीक है, व्हाइट कलर में होगा। बात किसकी करेंगे? इसका अर्थ क्या होता है? ये तो देख लिया मैंने। अर्थ होता है ऐसा करना चाहिए। कहीं भी जाओगे आप, कोई भी मॉल्स वगैरह में, शोरूम में, या फिर कंपनियों फैक्ट्रियों में, तो आपको ये चीज के लिए बाध्य करेंगे वहां पर कि भाई हेलमेट पहनो। यदि आप वेल्डिंग कर रहे हो तो ग्लव्स लगाओ अपने हाथों में, या फिर क्या करना है? हेलमेट का यूज करना है, चश्मे का यूज करना है। तो ये सभी चीजें अपने को करनी चाहिए। कौन सा चिन्ह में? आवश्यक चिन्ह में। ये अपने लिए क्या है? आवश्यक चीजें हैं। उदाहरण जैसे हेलमेट पहने, और भी कई उदाहरण होते हैं। ग्लव्स का यूज करो, आप जूते का यूज करो। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट का यूज करो। ये सभी किस में आएंगे? आवश्यक चीजों के अंदर आएंगी। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं किसकी? सावधानियां चिन्ह की। सावधानी चिन्ह क्या आएगा? इस प्रकार का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। मतलब सिंपल रूप से कह सकता हूं, इसकी जो आकृति रहेगी वो कैसी रहेगी? त्रिभुजाकार आकृति में रहेगी। चिन्ह को पहचानने में आसानी कैसे होगी? आकृति को देख करके मैं बता सकता हूं कि ये चिन्ह सावधानी है या फिर सूचनात्मक चिन्ह है। तो कौन सा त्रिभुज किसमें होगा? त्रिभुज होगा सावधानी चिन्ह में। अब इस चिन्ह के ऊपर फोकस करो आप। इसमें क्या है? एक तो मेरे को इसकी त्रिभुजाकार आकृति दी गई है, दूसरा इसके अंदर मेरे को इस प्रकार से विद्युत का झटके का ये सिंबल है। ठीक है, नीचे लिखा गया है डेंजर 415 वोल्टेज। डेंजर का मतलब खतरा, 415 वोल्टेज पे खतरा है। ये देखा भी होगा आपने, जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर वगैरह लगे होते हैं आपके घरों के पास, जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसके पोल के ऊपर यह आपको एक पट्टी आएगी पीले रंग की, उसमें आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी। देखना कभी गौर करके। तो आकृति कैसी हो गई? त्रिभुजाकार। रंग कैसा हो गया? काले हाशिए और चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि। अभी मैंने क्या बताया था? जो इसकी आकृति होगी, ये जो पृष्ठभूमि होगी, इसका जो पृष्ठ होगा, तल होगा, वो तो कौन से कलर का होगा? पीले कलर का होगा। जबकि आकृति भी और क्या अपना ये चिन्ह भी, दोनों किस कलर के होंगे? काले चिन्ह में बने होंगे। ठीक है, डेंजर वगैरह जो भी लिखा होगा, ये भी किस कलर में लिखा होगा? ब्लैक कलर में लिखा होगा। अर्थ क्या होता है इस सिंबल का? जो चिन्ह है ये, इस साइंस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संकट का समाधान। भाई यहाँ पर विद्युत आघात का क्या है? झटका है। उदाहरण क्या ले लिया मैंने? सावधान विद्युत आघात का भय। यहाँ पर आपको विद्युत का झटका लग सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में बात करूं सुरक्षा सूचना चिन्ह की। नाम से पता लग रहा है सूचना। सूचना का मतलब ये अपने को किसी चीज के बारे में क्या कर रहा है? सचेत कर रहा है, सूचना प्रदान कर रहा है।
ये देखो सिंबल को देखते हैं भाई, ये आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, आकृति कैसी हो गई, या तो मैं मान सकता हूं इसको वर्गाकार या फिर मैं इसको बोल सकता हूं आयताकार। आप दोनों ही सही है, ठीक है, इसमें वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। अब इसके अंदर आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ये चिन्ह देखिए, ये प्लस का चिन्ह देखा होगा ना, कहीं पर हॉस्पिटल वगैरह में गए होगे तो वहां पर ये प्लस का चिन्ह देखा होगा। मोटरसाइकिल के ऊपर जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो भी बना के रखते हैं, हॉस्पिटल के बाहर जो शीशा होता है उसके ऊपर भी चिन्ह बना होता है। तो आखिर ये काम क्या आता है, किसमें काम आएगा, सूचना देने के लिए कि भाई यहां पर प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है। जहां पर भी आपको ये सिंबल मिले उसका मतलब ये है कि यहां पर चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा की गई है या फिर प्राथमिक एड, फर्स्ट एड की सुविधा की गई है। बात करते हैं इसके रंग की, किस प्रकार का रंग होता है, हरे पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह होता है। इसकी जो ये पृष्ठभूमि होगी जो मैंने डार्क कर रखी है, ये पृष्ठभूमि कैसी होगी, हरे रंग की। भाई पृष्ठ किसे कहते हैं, पृष्ठभूमि आ रही है बार बार, ये मेरे पास एक क्या है, गोल घेरा है या फिर मैं इसको सर्किल बोल सकता हूं, वर्त। तो ये तो इसकी क्या हो गई, बॉर्डर हो गई, ये क्या हो गई, इसकी बॉर्डर हो गई। और जो इसके अंदर आपको ये सफेद भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाती है, इसकी पृष्ठभूमि कहलाती है। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि सुरक्षा सूचना चिन्ह की किस में होगी, अपनी हरे रंग में होगी, जबकि चिन्ह कौन सा होगा, सफेद कलर में होगा। नेक्स्ट बात करें अर्थ की, सुरक्षा सावधान की सूचना कि भाई यहां पर अपने को सुरक्षा मिल जाएगी। उदाहरण फर्स्ट एड, और भी कई उदाहरण है, जैसे कई जगह आपने देखा होगा एक व्यक्ति का सिंबल बना हुआ होता है, वो क्या काम आता है, वो अपने को प्राथमिक जो अपना जो प्रसाधन की सुविधा है, लेट बाथ की जो सुविधा है, उस चीज को निरूपित करता है। देखा होगा ना कई बार कंपनियों के बाहर, टॉयलेट वगैरह के बाहर आपको लगा दिख जाएगा, एक व्यक्ति होगा, एक बोर्ड लगी होगी, उसमें ये दिख जाएगा। देखिए मैंने जो ये आपको सेफ्टी के, सुरक्षा के चिन्ह बताए हैं, ये सभी जो चिन्ह हैं निम्मी बेस के ऊपर है। ठीक है, जो निम्मी की अपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में बुक आएगी उसके ऊपर है। कई जगह अपने को यहाँ पर हरे की जगह क्या मिलेगा, पीला भी मिल सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताए वो किसके अनुरूप बताए हैं, निम्मी बेस के ऊपर बताए हैं। निम्मी की जो असाइनमेंट चलती है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में उसके अनुसार बताए हैं। कहीं पर भी आपको जैसे कहीं पर रिट वगैरह लगानी हो तो किसके ऊपर लगाते हैं, उसमें केवल निम्मी पैटर्न ही मान्य होता है। वो बोलते हैं कि इस चीज की आपको एक प्रतिलिपि पेश करनी पड़ेगी जिस चीज को आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो यहाँ पर कई जगह क्या आ जाता है, हरे पृष्ठभूमि पर क्या आता है, नीली पृष्ठभूमि अपने को दिया हुआ आता है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, आग के प्रकार की। ठीक है, वो क्या रहेगा, आग। ठीक है, आग क्या होती है, आग भाई, आग अपने लिए ना तो खतरा है और ना ही अपने लिए क्या है, एक समाधान है। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि इतनी भयानक आग लग जाए तो उस चीज का क्या किया जाना चाहिए, समाधान करना चाहिए। आग अपने लिए आवश्यक भी है, बिना आग के आप जीवन यापन भी नहीं कर सकते हो, लेकिन यदि हानिकारक आग हो जाए, आग का जो क्षेत्र है वो अधिक विस्तृत हो जाए तो क्या होता है, आग वो हमारे लिए हानिकारक होती है। इसी आग को हानिकारक रूप में फैलने से बचने के लिए क्या किया जाता है, और आग का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये मैं आपको आग का एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं कि आग के लिए आवश्यक तत्व तो कौन कौन से हैं। ठीक है, और जो आग है वो आग किन कारणों से तो फैलती है और आग किन कारणों से अपन उनको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है, चित्र के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो होगा, एक आग के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण 3 कारक होते हैं। आप सभी को याद रखना है, आग जो है वो महत्वपूर्ण, उसके लिए 3 कारक होते हैं। जब तक ये तीनों कारक होंगे तो आग क्या होगी, एक विस्तृत विकराल रूप में लग सकती है। कौन कौन सा होगा, एक तो होगा अपने पास फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन होता है। ठीक है, सेकंड की बात करें ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हीट। ठीक है, ये 3 प्रकार जो आवश्यक तत्व हैं वो आग को विकराल रूप धारण कर सकते हैं। कौन कौन सा, फ्यूल, फ्यूल को बोलते हैं अपन ईंधन। ठीक है, हीट का मतलब हो गया ऊष्मा, और ऑक्सीजन अपना क्या आ गया, गैस।
ठीक है, ये तीन चीजें आग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और आग के लिए घातक साबित होती हैं। ठीक है, अब इन तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज को अपन पृथक करेंगे तो आग क्या होगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, ये मेरे पास क्या है, एक रूम है। इस रूम में मान लिया जैसे या तो लकड़ी भरी हुई है, ठीक है, या फिर मैंने मान ली कपड़ा, या फिर मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई ईंधन का स्टोरेज है, या फिर रुई वगैरह मेरे इसी रूम में भरी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, इस रूम में क्या कही, आग लग गई, तो आग को बुझाना है, समन करना है, उसको दूर करना है, तो क्या करूंगा भाई, पहला कारण तो क्या है कि जो ईंधन की मात्रा है, जितने ईंधन में आग लगी है उसके पास से जिस ईंधन में आग नहीं लगी हुई है उसको दूर कर दिया जाए। मतलब ईंधन की जो सप्लाई है उसको काट दी जाए, तो आग क्या होगी, रुक जाएगी। भाई होगा या नहीं होगा, भाई मेरे पास जैसे 1 केजी लकड़ी यहाँ पड़ी है और 5 केजी लकड़ी इस पूरे रूम में पड़ी हुई है। अब 5 केजी लकड़ी में से 1 केजी लकड़ी में आग लग गई 1 किलोग्राम में, तो क्या होगा, बाकी की जो 4 किलोग्राम है उसको आप दूर कर दीजिए ना, कमरे से बाहर निकाल लीजिए, तो क्या होगा, आग समाप्त हो जाएगी, आग समन हो जाएगी, आग है जो बुझ जाएगी। या फिर मैं क्या करूं, यदि मेरे को ईंधन को नहीं निकाल सकता तो जो हीट की मात्रा है उसको कम कर दीजिए, इसमें से जो हीट बनेगी उसको कम करिए। या फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की संपर्क को काटना पड़ेगा। इस कमरे में जहां जहां से भी ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही थी उस ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर दो आप लोग, काट दीजिए, तो आग क्या हो जाएगी, अपनी समाप्त हो जाएगी। आग का जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।